2025 में रियल एस्टेट का क्या बूम देख रहे हैं जो स्लम आया हुआ है 2021 के बाद से अब तक। हम बेरेटॉन लाहौर और बेरेटॉन कराची ये रूट्स लेवल से बेरिया के साथ है। आपका जो ये कैनाल रोड है यहाँ पे लोग मगरिब के बाद आने से डरते थे, ऐसे ही है, लेकिन हम बेरेटॉन के लिए जाते थे। वाह। जाहिद महमूद कुरैशी साहब का भी किरदार है आपकी जी 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 इस जर्नी में। बहुत। तो मलिक साहब आज जिस रेशो में हाई राइज आपको मिल रही है लाहौर में, ये आप आने वाले टाइम पे देख लीजिएगा 3x पे जाएंगे। यस, कराची में यही ट्रेंड है। कराची में आपको 8 से 10 करोड़ पे का अपार्टमेंट भी मिलेगा। फाइल सिस्टम वाला स्कैम क्या है, ये भी एक चल रहा है आजकल मार्केट में। ਜਦੋਂ तक ਲਾਲਚੀ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੱਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, तीसरा रूल भी लोकेशन। गारंटीड रेंटल इनकम। हाँ जी, गारंटीड रेंटल इनकम लगे हुए हैं हर जगह। आपने सही पॉइंट रेज किया है। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं रुहेल हाशमी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हारून एस्टेट एंड बिल्डर से। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ओवरसीज का क्या अहम किरदार है, कराची के बाद अब लाहौर की आवाम अपार्टमेंट्स की तरफ क्यों जा रही है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फाइल स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कम होने से पाकिस्तान रियल इंडस्ट्री को क्या फायदा होने वाला है और कौन से वो अहम पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है रुहेल हाशमी साहब, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रुहेल भाई, आज आपको बुलाने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर तशरीफ़ तो ले आए, लेकिन रियल एस्टेट से मुतल्लिक कुछ सवालात मेरे दिमाग में हैं, कुछ ऑडियंस के दिमाग में हैं जो पूछना चाहते हैं और कीन है उसके लिए। तो आज आप सब जवाब देने के लिए तैयार है ना? जी जी ज़रूर, क्यों नहीं जी। बस डन हो गया जी। अच्छा सर, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि रुहेल हाशमी एज मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हारून एस्टेट एंड बिल्डर्स के, तो यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कहाँ से सफ़र शुरू किया, थोड़ा सा ये बताइएगा अपना बैकग्राउंड। बेसिकली जी, हारून एस्टेट एंड बिल्डर्स जो रियल एस्टेट से वाबस्ता है वो सिंस 2010 से है। 2010 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, जो कि स्टार्टअप था हमारा ख़ियाबान जनाह से। ठीक है। ख़ियाबान जनाह के बाद हम बैरिया टाउन के साथ मुंसलिक हुए 2010 में ही। 2010 में जब बैरिया टाउन के साथ मुंसलिक हुए तो तब हमने बैरिया टाउन में जो है अपना काम स्टार्ट किया। सही हो गया। और 2010 से लेके टिल 2024 आज तक हम बैरिया टाउन के ऑथराइज्ड डीलर्स, एज अ ऑथराइज्ड डीलर हम काम कर रहे हैं। वाह माशाल्लाह। तो इस 14-15 साल के अरसे में बहुत से उतार चढ़ाव देखे जी, बहुत से प्रॉपर्टी के उतार चढ़ाव देखे, रियल स्टेट में बूमिंग, स्लम्प्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती रही, उसके इम्पैक्ट क्या आते रहे ओवरसीज़ क्लाइंट्स पे, हमारे डोमेस्टिक क्लाइंट्स पे, हमारी कंस्ट्रक्शन पे इम्पैक्ट्स जो आए, वो सारे फेस किए जी। अच्छा जी। उसमें बहुत कुछ, वो कहते हैं ना, इंसान डे बाय डे हर दिन के साथ कुछ ना कुछ नया सीखता है। बिल्कुल सही। तो हमने भी इन पॉलिसीज़, इन ऊंच नीच, सारे उतार चढ़ाव के साथ हर दिन सीखा और अपने जो है कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए एक अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश की। क्या बात है। और यही हारून एस्टेट एंड बिल्डर्स की स्ट्रेंथ है माशाल्लाह, जो कि आज हमें मार्केट में अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बाइज़्ज़त अल्फाज में लोग जानते हैं। हाँ, अक्सर वो होता है ना, डीलर्स को और डेवलपर्स को आजकल पाकिस्तान में सही तरीके से बुलाया नहीं जाता और ये बड़ी बात होती है कि आपने अपने नाम को बरकरार रखा। अच्छा, मुझे बताइएगा रुहेल भाई, किससे इंस्पायर होके इस फील्ड में आ गए थे रियल एस्टेट में? कोई पसंद था उस टाइम पे? 2010 की अगर बात करें, स्टार्ट किया काम ये मामला? बेसिक जी, मेरे बड़े भाई वो तो कर ही रहे थे काम। 2010 में मैं अभी स्टडी जोन में था। ठीक है। तो मैं बीबी ऑनर्स कर रहा था यूसीपी से। अल्लाह अकबर। उसके बाद मैंने एमबीए भी किया यूसीपी से ही। ठीक है। और जब मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ तो फिर रियल एस्टेट उस वक्त जो है ना, बड़ा एक टिपिकल डीलर टाइप कॉन्सेप्ट था। सही कह रहे हैं लोगों के माइंड में कि जी लोग समझ लेते जी बस वो जो तोतियों वाले लोग हैं इसमें, डीलरों वाला शशका है ना, बस वही है जी। सही कह रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इस फील्ड में जो फील किया कि ये तो एक बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें क्रिएटिविटी की जो है बड़ी गुंजाइश है। बिल्कुल। उसमें हमने क्रिएटिविटी भी की। अपने साथ जो मेरे बहुत से कोलीग्स थे जो पढ़े लिखे, एक अच्छा काम करने वाले, चीज़ को समझने वाले,
मेरा जो है मेरी जितनी स्टडी थी वो थी भी ही स्पेशलाइज मार्केटिंग एंड फाइनेंस में थी। सही हो गया। तो मैंने एक सारी जो है अपनी टीम के साथ जो है इन किया इसमें, इस फील्ड में। तो अल्लाह का शुक्र है जी, आज मतलब वो किसी से पूछा जाता है ना कि आपने इस फील्ड में आ गया, आप सेटिस्फाइड हैं, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह आपको इसी तरह सेटिस्फाइड रखे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हारून स्टेट एंड बिल्डर्स एक नाम है, ब्रांड है, अब आप प्रोजेक्ट्स भी और लॉन्च करने जा रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे आगे जाके पॉडकास्ट में, लेकिन पहले ये बताइएगा कि पहले कितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं और कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं? हारून स्टेट एंड बिल्डर्स जी जो शुरू से ही जो मेन हमारा फोकस रहा है वो बैरियर टाउन के साथ ही रहा है। सही है। हम बैरियर टाउन लाहौर और बैरियर टाउन कराची, बैरियर टाउन कराची में तो हम बैरियर टाउन कराची की रूट्स लेवल से बैरियर के साथ हैं। ओके। जब बैरियर टाउन कराची डेवलप हुआ, अनाउंस हुआ, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अभी वहाँ पे एट साइट कुछ भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं थी हुई जब बैरियर टाउन ने अपने मेंबरशिप ओपन की। सही है। वो भी मेंबरशिप हमारे थ्रू ही की। वाह। तो तब से हम बैरियर टाउन कराची के तो साथ हैं। बैरियर टाउन लाहौर में 2010 से हम साथ हैं। ठीक है। उस वक्त तक बैरियर टाउन लाहौर में ये कॉन्सेप्ट था 2010 में कि जब आपका जो ये कैनाल रोड है जी, यहाँ पे लोग मगरिब के बाद आने से डरते थे। ऐसे ही है। लेकिन हम बैरियर टाउन के लिए जाते थे। वाह। मतलब बैरियर टाउन खींच लेता था, बैरियर टाउन खींच लेता था। तो मेरे मेंटोर सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं जी। सही है। मुजफ्फर हाशमी साहब। सही हो गया। और फिर जो उनसे सब कुछ सीखा, उनसे ज़्यादा भी जो कुछ सीखने को मिला, वो कंट्री हेड है बैरियर टाउन के, शाहिद महमूद कुरैशी साहब। सही हो गया। वो हर चीज़ पे मतलब इस तरह से हर एक के साथ अटैच रहते थे कि किसी एक नए आने वाले बंदे को भी कोई प्रॉब्लम फेस आ रही है ना, तो उसका सोल्यूशन देने में वो फर्स्ट स्टेप पे ही रहते थे। वाह। मतलब मैं अगर कहूँ कि असल मेंटोरिंग जो है वो मेरे बड़े भाई के बाद मेरी अगर किसी ने की है, मुजफ्फर हाशमी के बाद की है, तो शाहिद महमूद कुरैशी ने की। क्या बात है। मतलब शाहिद महमूद कुरैशी साहब का भी किरदार है आपकी जी 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 इस जर्नी में। बहुत बहुत। तो मलिक साहब का जो फेस था ना जी, मलिक साहब का फेस था 2002 से लेके 2009 तक। अच्छा। 9 तक वो फ्रंट पे थे बिल्कुल। उसके बाद जो मलिक साहब कहते हैं कि शायद, और अली साहब भी कहते हैं, उनके जो बेटे हैं मलिक साहब, वो भी कहते हैं कि शायद महमूद कुरैशी जो है वो बैरियर टाउन की बैकबोन है। अच्छा। 2009 के बाद अगर बैरियर टाउन को आज जितनी तरक्कियां अल्लाह ने दी हैं, नो डाउट, उस पे अगर मैं ये कहूँ कि शायद महमूद कुरैशी एक मेन पिलर है, तो वो कम नहीं है। क्या बात है। मतलब जिस तुंदही से उन्होंने काम किया, yes, और yes, yes. जिस पोटेंशियल से उन्होंने काम किया और डेवलप किया, और दिन रात की अवेलेबिलिटी रख के अपना काम किया उन्होंने। नहीं, बड़ी बात होती है जी। मेन तो चीज़ ये है कि आजकल जिस तरह हम पाकिस्तान में देखते हैं, डेवलपर्स बहुत से आते हैं लेकिन डिलीवरी पे फोकस नहीं होता। तो बैरियर टाउन में आप समझते हैं कि क्या यही वजह थी कि डिलीवरी टाइम पे मिलती थी और चीज़ें जो कही थी, कमिटमेंट्स जो की थी अपने एंड यूज़र्स के साथ भी और इन्वेस्टर्स के साथ भी और जितने भी रिलेटर्स थे उनके साथ भी, वो क्या पूरी की? देखिए जी, हमारी जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, वो रियल स्टेट इंडस्ट्री बेस करती है 80 to 90% ओवरसीज़ पे। बिल्कुल। और ओवरसीज़ बैठा है बाहर, वो वहाँ पे कमा रहा है और हमारी रियल स्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। सही। ओवरसीज़ का जो ट्रस्ट था ना, वो कैच करने में बैरियर टाउन किसी भी अदर सोसाइटी से पीछे नहीं है। बैरियर टाउन पाकिस्तान की एक इस तरह से रियल स्टेट इंडस्ट्री को उसने उजागर किया है कि ओवरसीज कस्टमर जो है, अब बैरियर टाउन की जितनी भी डील्स आती रही हैं जी, वो मैं कहूँगा कि 80 to 90% जो है, स्पेड ना करे तो बैरियर टाउन की भी डील ना बिके। अच्छा। यस, 80-90% एक बड़ा बड़ा कुशन होता है। जी 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 80-90% जो है डील का कुशन, वो ओवरसीज क्लाइंट का अगर यहाँ पे इंटरेस्ट या ट्रस्ट ना हो तो उस डील को लेने वाला यहाँ पे कोई ना हो। और ये ट्रस्ट जो कि बैरियर टाउन ने मेंटेन किया है, वो एक ही वजह है, ऑन टाइम डिलीवरी। जिन कस्टमर्स को ऑन टाइम डिलीवरी मिली है वो तो ज़ाहिर है ट्रस्ट करके बैठे हैं, ऑब्वियसली। और उन्होंने नेक्स्ट भी फिर री इन्वेस्ट भी की हैं, चीज़ें बेची भी हैं।
फिर यहाँ पे ये वाला सिस्टम तो नहीं है ना कि एक बंदे ने एक ओवरसीज है, वो आया है, उसने ज़मीन ली है, प्लॉट लिया है, तो वो 5 साल 10 साल बाद भी आएगा तो वो उसी का ही है, उसी का है। ये नहीं कि किसी और की मतलब तख्ती दूसरी या सोसाइटीज़ में वहाँ लगी पे होनी। तो ओवरसीज आएगा को 5-10 साल बाद चक्कर लगाएगा, 2 साल बाद लगाएगा। तो बाज़ आप भी सुनते हैं, मैं भी बड़े ऐसे केसेस सुन रहा होता हूँ कि जी फलां बंदा कब्जा करके बैठ गया, फलां ऐसे ने ही कब्जा है, कर लिया, ऐसे फलां ही ने, है। वो ऐसे एलिमेंट्स आज भी हैं। लेकिन सोसाइटीज़ जो हैं, अगर बैरियर टाउन की बात करूं तो बैरियर टाउन ने इस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस रखा है इस बात पे। क्या बात, ज़ीरो टॉलरेंस है, और आज भी है। और ये एक बैरियर टाउन की बड़ी स्ट्रेंथ है, नो डाउट। ओवरसीज़ का ट्रस्ट बिल्ड करना, मेंटेन रखना, ये एक बैरियर टाउन की स्ट्रेंथ है। सही हो गया। आगे चलते हैं रोहेल भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अब जो हालात चल रहे हैं, आपने जिस तरह 2010 से शुरू किया, अपनी जर्नी का आगाज़ किया, बूम कब देखा रियल एस्टेट मार्केट में, कि जब आपको लगा हो कि यार ये एक टाइम था तो अरूज पे थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और उसके बाद फिर कब लगा कि ये डाउनवर्ड जाने लग गई है, इसमें डिप आ रहा है? रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ना जी, उसमें बूम जो है ना, ये एक पंजाबी साढ़े कहते हैं कि जी ये हवाई रोजी है। सही बात है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री का बूम भी जो है ना वेरी करता रहता है, वेरी करता है उसमें। अब उसके पीछे ना बहुत सी वजूहात होती हैं उसके वेरिएशन में। उसके पीछे वजूहात इस तरह की हैं कि आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ ऐसी आ जाएंगी, कोई नया टैक्स इम्पोज हो जाएगा, ओके, जो कि उसमें वेरिएशन कभी वो स्लम्प में ले आता है, कभी वो बूम पे ले आता है। बिल्कुल। अगर हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो तो यहाँ जैसा रियल एस्टेट सेक्टर कहीं पे भी नहीं है, यहाँ जैसी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पे भी नहीं है, यहाँ जैसे डेवलपर भी कहीं पे नहीं है। आज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख लें आप, आपको कई ऐसे डेवलपर हैं जो कि बड़ा बड़ा नाम रखते हैं, अच्छा, वो आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो अगर आपको मुल्क में अगर नहीं हम नजर आ उनका रहे हैं। अगर हम उनका जिक्र करें तो कौन कौन, लाइक? सर जिक्र करने पे आए तो आप बैरियर टाउन को ही देख लें। नहीं, बैरियर टाउन तो वहीं पे है। बैरियर टाउन बिल्कुल वहीं पे है, बैरियर टाउन वहीं पे है जहाँ पे उसने ऑलरेडी एक चीज़ डेवलप कर दी है। हाँ, लेकिन आपने कुछ दिन पहले ही अगर इस चीज़ को सुना हो कि बैरियर टाउन ने दुबई साउथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सुना मैंने। बैरियर टाउन प्रॉपर्टीज़ के नाम से GGBT। बैरियर टाउन दुबई में अब अपना एक बड़ा शानदार प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने जा रहा है। नाइस। तो ये तो ठीक है, लेकिन अपवर्ड्स जा रहे हैं ये, अपवर्ड्स जा और रहे हैं। दुबई वाली साइड पे लेकिन निकल देखिए रहे ना हैं। जी, इसमें ये इंस्टेबिलिटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं जो यहाँ से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े डेवलपर्स को जाने पे मजबूर कर रही हैं। वो इस वजह से वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज क्लाइंट्स हैं, वो उनको लूज नहीं करना चाहते। ओके। डेवलपर अपने ओवरसीज क्लाइंट्स को लूज नहीं करना चाहता, वो वहां पे मूव कर रहा है जहां पे उसका ओवरसीज क्लाइंट जो है सेटिस्फाइड है। ऑल राइट, कि वो अपनी प्रोजेक्ट को ही यस वो अपने प्रोजेक्ट को ही वहाँ पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर उनकी ऑडियंसेस हैं, जहाँ पे उनकी टारगेट ऑडियंस बैठी हुई है। जहाँ पे देखें ना जी, उसका ओवरसीज क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड है, ओवरसीज क्लाइंट डेवलपर से डिससेटिस्फाइड नहीं हुआ। सही 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 सही। ऑब्वियसली गवर्नमेंट पॉलिसीज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज इस मुल्क की हैं जो डेली आए दिन नई से नई, वो उससे फेडअप हो गया है। सही हो गया। अब कन्वर्जन रेट देखें, ओवरसीज बैठा है, कमा रहा है दिन रात परदेश में, अपने बीवी बच्चों से दूर ऐसे ही है, बैठा कमा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। अब जिसने 5-10 साल पहले यहाँ पे चीज़ें इन्वेस्ट की हैं, आज वो इंस्टेबिलिटी की वजह से उसी रेट पे खड़ी हैं। आप डॉलर कन्वर्जन देख लें, फॉरेन करेंसी कन्वर्जन रेट देख लें, वो तो लॉस में है। सही बात है, ट्रू, वो लॉस में है। अब देखें, हर बंदा फिर अपनी जो है प्रेजेंट वैल्यू को पास्ट के साथ जो कन्वर्जन है उसको कंपेयर करता है और फिर उस बेस पे फ्यूचर का सोचता है। हाँ, कि चलो मैं इधर से इसको लेके जो बेच देता हूँ, फिर बेच के कहीं और री इन्वेस्ट कर देता हूँ, या मैं कोई और प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। इसी तरह चलता है सर्कल, सर्कल इसी तरह चलता है। तो उस पे जो है एक अच्छा डेवलपर, वो तो अपने कस्टमर की साइकी को समझता है, इन टच रहता है, वो जहाँ पे सेटिस्फाइड है वो फिर उस साइड पे मूव करेगा। गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। सही हो गया। अच्छा, ये बताइएगा कि अब गवर्नमेंट में जिस तरह आपने इश्यूज़ की बात की, तो कौन कौन से इश्यूज़ आपको आते हैं फेस,
कि यार मतलब अप्रूवल्स में प्रॉब्लम होती है, डिलेज होते हैं, पेमेंट्स में आप लोग डिले कर देते हैं, आपकी तरफ से भी डिले हो सकता है, ये क्या प्रॉब्लम असल में है क्या, जो आज तक ये एनओसीज नहीं मिलते, अप्रूवल्स नहीं मिलते और लोग बैठे रहते हैं वेट में कि हमें प्लॉट मिलेगा और बैठे ही रहते हैं, ये क्या सीन है सर? सर देखिए ना, अप्रूवल्स में तो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन ये भी कोई क्राइटेरिया, मेजरमेंट्स हैं हमारे पास, ये नहीं है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारे पास सिस्टम है और बहुत अच्छा सिस्टम है। हाँ, अगर हम उसको मेंटेन करें, लेकिन उन सिस्टम्स पे बड़ी बड़ी ऐसी वजूहात हैं, बड़े बड़े ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो सिस्टम चलाने वाले ही उस सिस्टम पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। ओके। और जब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं ना, जब वो कंप्रोमाइज़ करते हाँ हैं जी। तो पंजाबी दी एक कहावत है, जो तक लालची जिंदा ठग नहीं मारता। हाँ 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 हाँ, खूबसूरत कर। जब वो कंप्रोमाइज़ करते हैं, वो लालची कोई भी हो सकता है, वो किसी टाइम पे डेवलपर होगा, वो किसी टाइम पे हमारे जो है पॉलिसी मेकर्स होंगे, सही, वो किसी टाइम पे हमारा इवन कस्टमर भी होगा। हाँ, हर बंदे को अपना अपना है। तो जदों तक लालची जी हुंदा है उदों तक ठग इत्थे ही ने, वो नहीं मरते, वो जिंदा रहते वो जिंदा रहंदे ने। सही हो गया। आगे चलते हैं, मुझे ये बताइएगा आप लोग किस तरह से अपनी मार्केट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और प्रोजेक्ट्स का थोड़ा सा अगर मुझे बाय नेम बता दें कि कौन कौन से डिलीवर कर चुके हैं, तो वो भी ज़रा ऑडियंस भी सुन लेगी। देखिए जी, हारून स्टेट एंड बिल्डर्स जो है ऑथराइजेशन तो चल रही है हमारी 2010 से बैरिया के साथ। बैरिया की जितनी भी डील्स आती हैं, बैरिया ने एंड यूज़र को कभी टारगेट नहीं किया। ठीक है। बैरिया एंड यूज़र को सेल भी नहीं करता। बैरिया ने अपने ही एक डीलर नेटवर्क्स के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्ट को सेल करना जी होता बिल्कुल। है। और वो डीलर नेटवर्क के एक पिलर अल्हम्दुलिल्लाह हम रहे हैं। सही। वेरेटॉन लाहौर को पूरा बेचने में, बैरिया को लैंड्स प्रोवाइड करने में, अच्छा, और बैरिया की चीज़ें एंड यूज़र तक पहुंचाने में, अगर 4-5 पिलर काम कर रहे हैं तो उनमें बफजल खुदा एक पिलर हारून स्टेट एंड बिल्डर्स है। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो जो कमिटमेंट क्लाइंट्स के साथ की है, जो बैरिया ने हमारे साथ कमिटमेंट की है, हमने क्लाइंट्स के साथ की है और हमने वो डिलीवर कराई है क्लाइंट्स को। सही हो गया। ये कमिटमेंट और उसके बाद डिलीवरी ही हमारी स्ट्रेंथ है, और बैरिया की भी यही स्ट्रेंथ है। प्रोजेक्ट्स जो हैं हमने कराची में हाई राइज किए काफ़ी। हाई राइज का क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। कराची में जो हाई राइज की अडॉप्टिव रेशो है वो कंपैरेटिवली और बाकी दूसरे शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। सही कह रहे हैं। उसकी भी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि वहाँ पे ज़मीन का रेट, प्लॉट्स का रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और लोग अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं। हाँ, एक छोटी फैमिली है, अपना प्राइवेट लाइफ जी रहे हैं। एक छोटी फैमिली है, उसमें हस्बैंड भी जॉब पे जा रहा है, वाइफ भी जॉब पे जा रही है। बिल्कुल तो सही। वो कहते हैं कि हमारे पास बड़ा एक जो है ना सिलेक्टिव सी एरिया हो, लॉक किया और निकल गए। वो ये टेंशन नहीं, पीछे काम वाली ने आना है, और यहाँ पे तो दूसरे शहरों में तो हमें ये है ना जी, हमारा को कनाल का लॉन हो जी, साथ 2 कनाल का घर हो जी, बड़े शशके हो, को 10-12 नौकर हो। कराची में लोगों के पास नहीं है टाइम। नहीं है, सही कह रहे हैं, बिजी लाइफ है। बिजी लाइफ है। लाहौर में भी बहुत तेज़ी चल रही है, नो डाउट, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं लाहौरी, जिस तरह आपने हाईराइज की बात की, लाहौर में इतनी आबादी रहती है, लेकिन अब यहाँ पे भी कन्वर्ट हो रहा है कल्चर, हाईराइज आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, दिन ब दिन नए से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उनमें आप भी शायद कल को लॉन्च करें। लेकिन मेन डाइजेस्ट कर रहे हैं लोग कि यार हाँ, अपार्टमेंट वाली साइड पे जा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाहौर भी ना, देखें जी, हमने तो शुरू से यही सुना है अपने बड़ों से कि एक ट्रेंड जो किसी भी मुल्क में आता है ना, वो सिटी टू सिटी मूव करता है 5 से 10 साल में। ठीक है। बड़े शहरों में, मतलब कराची को अगर मैं पाकिस्तान को देखूं तो कराची उसमें ट्रेंड सेटर है। कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर जो है वो लाहौर है। सही कह रहे हैं। अब ट्रेंड मूव करके लाहौर की तरफ आ रहा है। नो डाउट लोग यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको पॉइंट ऑफ थिंकिंग पे ला रहे हैं कि ये भी चीज़ जो है कंसिडर हो सकती है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे भी अब दिन ब दिन जो है प्रॉपर्टी के रेट जो हैं, प्लॉट्स के रेट जो हैं बढ़ रहे हैं, वो लोगों की बसात से बाहर जाते जा रहे हैं। आज इस वक्त, आज की अगर करंट पोजीशन बात करूं तो 2 कनाल वाला जो क्लाइंट था वो 1 कनाल पे आ गया है। अच्छा। 1 कनाल वाला 10 मरले पे आ गया है, और 10 मरले वाला 8 मरले पे आ गया है।
8 मरले वाला 5 मरले पे आ गया, 5 मरले वाला इस वक्त 3 मरले पे आ गया। आपने बहुत सी सोसाइटीज के नई डील्स, जी 3 नए मरला, ब्लॉक सुने होंगे, 4 मरला और 3 मरला आ रहा है अब कि 3 मरला 2.5 मरला की कटिंग्स आनी शुरू हो गई हैं लाहौर में। हालांकि बहुत कम होती थी कि कटिंग्स होती नहीं थी सर, नहीं होती थी। 2.5 मरले 3 मरले में मतलब क्या बनेगा, लेकिन आ रही हैं, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों की जो है ना बाइंग पावर वो दिन ब दिन कम हो रही है। हमारा पैसा डिवैल्यूट हो रहा है, लोगों की बाइंग पावर कम होती जा रही है, कंस्ट्रक्शन रेट्स ज़्यादा हो गए हैं, पॉलिसीज ऐसी हैं, मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। एक बंदे को अब एक मतलब जो एक नॉमिनल फैमिली है, जिसका एक बंदा कमान, मिडिल क्लास फैमिली है, उसने उसके लिए 10 मरले 8 मरले का घर बनाना, इवन 5 मरले का बनाना मुश्किल हो गया। वो भी सोचेगा। इसलिए लाहौर में अब जो अपार्टमेंट्स हाई राइज का जो कॉन्सेप्ट है वो लोग अडॉप्ट कर भी रहे हैं और लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा भी। अच्छा, करना पड़ेगा भी, करना पड़ेगा भी। ये अच्छी बात है आपने की कि डे बाय डे इवॉल्व हो रही है, इन चीज़ों की तरफ उनको जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना जी। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह आपने कहा है जाना पड़ेगा, 5 मरले की कॉस्ट की अगर बात करें तो प्लॉट मिनिमम अच्छी सोसाइटी में कितने का है? 5 मरले का जी देखें, आप किसी अच्छी सोसाइटी में लेंगे तो आपको 1 करोड़ रुपए से कम नहीं है इस वक्त। अच्छा, 5 मरले का प्लॉट किसी अच्छी सोसाइटी में आप जाएं। और लेकिन अगर आप कॉस्ट करें, अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इस वक्त 5 मरले पे आपको 85 से 90 लाख रुपीस 5 मरले पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, मतलब 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया चाहिए आपको जी, चाहिए 5 मरले के घर के लिए। अगर आप इसमें देखें और भी सोसाइटीज छोटी छोटी जो बनी हुई हैं उनमें आपको कॉस्ट तो नीचे आ जाएगी। मतलब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो आप डीएचए में बना लें एक है, बैरिया में बना लें एक है, ड्राइवेंड में बना लें एक है, कहीं पे भी बना लो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो सेम ही रहना है, उसने सेम रहना। सही कह रहे हैं। आपको सिर्फ वेरी जो करनी है वो प्लॉट की कॉस्ट करनी है, लेकिन उसके साथ आपने और भी चीज़ें इंटरलिंक करनी होती हैं। आपने देखना होता है कि यार मैं जहाँ घर बना रहा हूँ वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं, मेरे बच्चे स्कूल कहाँ कौन से में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, एकेडमीज देखनी है बच्चों की, हॉस्पिटल देखने हैं, कोई स्टोर्स अच्छे देखने हैं जहाँ पे आप डेली की बेसिस की ग्रॉसरी अपनी ले सकें, नियर बाय आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलती है कि नहीं मिलती। सबसे मेन चीज़ है आपने ये चीज़ें जब तक आप अपना घर बनाने के लिए जो प्लॉट या जगह देख रहे हैं उसकी जब तक आपको अप्रोचेज फिजिबल नहीं लगेंगी तब तक आप वहाँ पे डिसीजन नहीं ले सकते। और अगर आप अप्रोचेस के बारे में जाएंगे, जो अप्रोचेस आपको अच्छी लगेंगी वहाँ पे रेट्स हाई हैं। सही हो गया, वो लोगों के जो है कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से लोगों को हाई राइज पे जाना पड़ेगा। और आज जिस रेशो में हाई राइज आपको मिल रही हैं लाहौर में अच्छी लोकेशंस पे, ये आप आने वाले टाइम पे देख लीजिएगा मल्टीप्लाई हुई होंगी। अच्छा, 3x पे जाएंगे? यस, मल्टीप्लाई होंगी वो। मतलब जिन बिल्डिंग्स के हम जो बिल्डिंग्स के पोजेशन दे चुके हैं वो मल्टीप्लाई पे हैं इस वक्त। कराची में यही ट्रेंड है, कराची में आपको 8 से 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट भी मिलेगा। और कितना स्क्वायर फीट की अगर हम बात करें? मतलब 1500-1800 स्क्वायर फीट का 8-9 करोड़। यस। अब देखें ना घर फिर कितना महंगा होगा। तो चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, अच्छी है, चेंज होना चाहिए, अडॉप्टेशन होनी चाहिए, वक्त के साथ अच्छी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ, उसमें आपने चूज करना है चीज़ों को कि आप जो अडॉप्ट करने जा रहे हैं आपके लिए उसकी फिजिबिलिटी क्या है, सोसाइटी के लिए उसकी फिजिबिलिटी क्या है। सही हो गया। अच्छा, ये रेहल भाई ये बताइएगा, कई डेवलपर्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, डिलीवरी देते नहीं हैं, लोग बैठे रहते हैं, तो फिर ये इस पे किस तरह ट्रस्ट करें कि अभी जगह भी नहीं होती, बेच देते हैं, कि इस पे किस तरह से ट्रस्ट करें? सर देखें, यही तो बदकिस्मती है हमारी रियल स्टेट की। हमारे पाकिस्तान में रियल स्टेट की बदकिस्मती यही है, वरना इस जैसी रियल स्टेट सेगमेंट जहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं नहीं है। हमारा काम क्या बन गया है, हमने 2 एकड़ 3 एकड़ जगह लेनी है और 50 एकड़ की फाइलें बेच देनी है। हाँ, ये फाइल सिस्टम पे मैंने बात करनी थी आपसे कि ये फाइल सिस्टम वाला स्कैम क्या है, ये भी एक चल रहा है आजकल मार्केट में। ये ज़रा थोड़ा सा लोगों को भी एक्सप्लेन करें ना रेहल भाई, कि ये फाइलों से ज़रा थोड़ा सा। फाइल सिस्टम जैसी अच्छी चीज़ है ही कोई नहीं। ये कॉन्सेप्ट ना खिदमत खल्क का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे? लेकिन हमने उस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। एक जॉब पेशा बंदा है, जितनी मिडिल क्लास है जी, करोड़ों रुपए इकट्ठे नहीं दे सकती। सही कह रहे हैं।
3 साल 4 साल इजी इंस्टॉलमेंट्स प्लान आते हैं, पेमेंट प्लान्स आते हैं, ठीक है। उनको वो उस पर ले लेते हैं छोटी अमाउंट, 8 लाख 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, कुछ 60-70 हज़ार रुपये पे किस्त बनाई, तो 3-4 साल में प्लॉट बना लिया। हाँ, अपना चलो कोई चीज़ बन गई। उसके बाद ही 3-4 साल बाद लोग सोचते हैं कि यार चलो इस पे आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन कर ले। हाँ, तो लोगों की छत बन जाती है। सही कह रहे हैं, अपनी छत होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो है ये। इस चीज़ को कर करके हमने कर करके अपने डोमेस्टिक कस्टमर को रोल के रख दिया, अपने पाकिस्तानी भाई को रोल के रख दिया। पूरी उम्र की जमा पूंजियाँ जलीलो ख्वार होकर रह गई हैं। अक्सर सुनने में आता था कि एकदम कोई प्रोजेक्ट आया, उसकी फाइलें निकली हैं, एकदम ऊपर गई हैं, गेम ट्रकों में लेके आए हैं फाइलें, और वो पैसा भी ले गए। सट्टा है, लीगल कैसीनो। अगले दिन वो, जिसको आप कह ले लीगल सट्टा चला रहे हैं, अगले दिन डाउन चली जाती है और सब डेड। तो ये क्या सीन है? बस फिर उसका कोई माई बाप नहीं होता। यही सीन है कि सट्टा चल रहा है बस, और लोग कर रहे हैं। मुझे ये बताएं ना कि आप देखें, कॉमन सेंस तो हर एक में है ना जी। आप 5 लाख रुपया डाउन पेमेंट किसी फाइल की दे रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कारोबार है इस दुनिया में, पाकिस्तान को छोड़ दें, इस दुनिया में ही क्या 5 लाख रुपया लेके डाउन पेमेंट दे के एक फाइल ले रहे हैं और आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद या महीने बाद 1 लाख रुपया प्रॉफिट हो रहा है? कोई है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे नहीं मिला ऐसा कोई, लेकिन कर रही है सोसाइटीज़। अब इस चीज़ को देखें जी, मैंने आपको पहले एक बात कही है कि हर चीज़ को फाइनलाइज करने से पहले उसके प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट्स आपने खुद देखने हैं। डिसीजन आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, बेशक अल्लाह ने आपको पावर दी है कि आप अच्छे बुरे की पहचान कर सको। सही है। अच्छे बुरे की आपने पहचान नहीं करनी, सिर्फ आपको कि ये बूम नज़र आ रहा है जी कि जी 5 लाख लगाया है, 10 दिन बाद ये 6 लाख वापस आ जाएगा, लाख रुपए प्रॉफिट ले गए। हम वो करते क्या हैं, 5 लाख आपने दे दिया, हाँ जी, 50,000 आपको हफ्ते बाद प्रॉफिट दे दिया। अच्छा, आप 50 करके 2 लाख कमाते हैं उसमें से, तो एंड पे आप 10 लाख इकट्ठा दे आते हैं। वेरी नाइस। फिर बाद में सोचते हैं लोग बैठ के, यार हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमारे साथ स्कैम हो गया, यहाँ तो जगह ही नहीं है। यार ये चीज़ आपने खरीदने से पहले क्यों नहीं देखी कि इसके पास जगह है या नहीं, ऑन ग्राउंड कोई जगह है, इसके पास अप्रूवल्स हैं या नहीं। अब हमारे अदारे तो नहीं कहते आपको कि आप अप्रूवल्स के बगैर चीज़ लें, ऐसे ही है। वो तो कहते हैं पहले चेक करें, पहले चेक करें। मैंने इश्तिहार देखे हैं, गवर्नमेंट इश्तिहारात नजर आए हैं अखबारों पे, उन्होंने कहते हैं पहले अप्रूवल्स देखें, ये अप्रूवल नंबर कंफर्म करने के लिए नंबर्स दिए हुए हैं उन्होंने, बिल्कुल, कि ये इस नंबर पे रब्ता करके आप पता कर सकते हैं कि भाई ऑन ग्राउंड लोकेशन है कि नहीं। तो लेकिन नहीं, हम नहीं देखते जी, हमें शॉर्ट टर्म जो है पैसा नज़र आ रहा होता है, तो एंड पे जो है आपकी 100 फाइल की कैपेसिटी होती है, 1000 फाइल बिकी होती है, वो जितने की ज़मीन होती है डेवलपर तो पहले दिन ही उतने पैसे ले जाता है, सारी लैंड के, सारी, मतलब रांझा राजी हो जाता है। रांझा राजी। रोहेल ये बताइएगा कि इन्वेस्ट करना है किसी ने लाहौर में, आप हाईरेस की बात कर रहे थे, तो क्या देखना चाहिए एक हाईरेस बिल्डिंग में, जो वो देखे, कौन कौन से पॉइंट होने चाहिए जो वो देख के इन्वेस्ट करे और उसे हो के यार हाँ ROI बेहतर हो जाएगा? वो भी हम इस पे भी बात करेंगे आगे चल के। पहले ये बता दें किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है इन्वेस्टर ने या एंड यूज़र ने जो इन्वेस्ट करे और उसको प्रॉफिट भी हो, ये थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करिएगा। देखिए जी, हाई राइज का जो कॉन्सेप्ट है ना, लाहौर में अब बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। बहुत से डेवलपर्स हैं जो एक नए नाम के साथ भी, पुराने नामों वालों भी, अच्छा काम करने वाले भी जी, वो भी हाई राइज की तरफ जा रहे हैं। अब हाई राइज में जो चीज़ें हैं ना जी, चेक करने वाली, हाई राइज में आपने अपने आप को जो मुहतात रखना है जिन चीज़ों में, एक तो आपने डेवलपर की अच्छे खासे से तहकीक करनी, ठीक है, कि डेवलपर आपको जिस जगह पे, जिस सोसाइटी में आपको हाई राइज ऑफर कर रहा है, उस सोसाइटी में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक है, उस सोसाइटी को उसने कितना सर्व किया है। सही है। अगर उसने उस सोसाइटी को सर्व ही नहीं कुछ किया तो वो आपको क्या सर्व करेगा? ठीक है, ऑल राइट। जिस सोसाइटी में या जिस भी जगह पे वो आपको एक चीज़ देने जा रहा है, वो वहाँ पे जब तक उस सोसाइटी को खुद से नहीं सर्व करेगा, उसको वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता ही नहीं होंगी। चीज़ को सोच लेना, प्लान कर लेना, प्लान के बाद इम्प्लीमेंटेशन कर लेना, इम्प्लीमेंटेशन के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना, डेवलपमेंट के बाद चीज़ को बना देना,
यहाँ तक तो लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत कम रेशो में। सही हो गया। सबसे ज़्यादा जो रेशो चल रही है, चीज़ को प्लान कर लेना, 3Ds में दिखा देना और बेच देना। सबसे ज़्यादा रेशो इस वक्त ये चल रही है, जिसकी जो है स्कैम की रेशो मैं अगर कहूँ 80% इस लाहौर सिटी में इस वक्त ये चल रही है। 80%? यस, 80%। 80%। चीज़ को प्लान कर लेना, डेवलप कर लेना, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देना, ये भी डेवलपर्स ऐसे अच्छे बैठे हैं जो कि चीज़ की डिलीवरी दे के बैठे हैं, डिलीवरी पे हैं, इसी तरह अंडर प्रोसेस हैं, पैसे ले रहे हैं क्लाइंट से, अच्छे फ्लेक्सिबल प्लान दिए हुए हैं, पैसे लेके चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उनको भी आप देखें। लेकिन मैं हाई राइज को ये सोचता समझता हूँ, अब लाहौर में जो अडॉप्टेशन है हाई राइज की, बिल्डिंग प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद कंस्ट्रक्शन के बाद हैंडओवरिंग के बाद जो आफ्टर सेल कमिटमेंट है ना क्लाइंट के साथ, जिसका आपने पहले जिक्र किया ROI का जी, ROI स्टार्ट होता है आपका आफ्टर सेल। ठीक है, ROI क्या है, थोड़ा सा ये भी लोगों को एक्सप्लेन कर दें। ROI बेसिकली टर्म है जो ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक क्लाइंट आपका अपार्टमेंट आपसे परचेज कर रहा है, हाई राइज में कोई भी यूनिट ले रहा है, कमर्शियल यूनिट ले ले, रेजिडेंशियल ले ले, ठीक है, वो अगर करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का आपसे यूनिट परचेज कर रहा है, तो जाहिर है उसको कैलकुलेट करना चाहिए कि मैं ये जो 2 साल 3 साल 4 साल के प्लान में इनको 1 करोड़ रुपया दूंगा, हाँ जी, इस पे आखिर मुझे 3 साल बाद जब ये चीज़ कंप्लीट होगी तो इस पे रिटर्न क्या आना स्टार्ट होगा। ठीक है, रिटर्न आना क्या स्टार्ट होगा, वो अपने डेवलपर से सवाल करे। ठीक है कि भाई मैं 3 साल बाद जब कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट, मेरी पेमेंट्स भी क्लियर हो जाती हैं सारी, और तो ये मुझे मैं इस पे इसका मालिक रिटर्न बन क्या है? जाता हूँ, तो इस पे रिटर्न क्या है? मुझे इस पे रिटर्न क्या है? और मैं ये चीज़ पोजेशन लेने के बाद आप मुझे पोजेशन के बाद क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, देखें, चीज़ को बना देना और हैंडओवर कर देना और छोड़ के चले जाना, और छोड़ के जाने के, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग बनाने के बाद पूरी टेक केयर और आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देते हैं। दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं तो ऑब्वियसली दुख तो होता ही है, बहुत फ़र्क दुख तो फिर ज़ाहिर होता है। अब कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे होगा? कस्टमर सेटिस्फाइड ये होगा कि हाई राइज ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीट होने के बाद डिलीवर भी हुए कस्टमर्स को। हाँ, अब कस्टमर के पास एक जॉब करने वाला बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है 3-4 साल में अपनी सैलरी से, अपना पेट काट के, या जमा पूंजी लगा दी तो है, वो उसके 3 साल बाद जो है ना, वो उसको दिन ब दिन उसकी टेक केयर नहीं करेगा आके, उसको रेंट पे नहीं देगा आके, उसे आया ही नहीं जाएगा, वो अपनी जॉब छोड़े या यहाँ के आके जी फलां टेनेंट को देना है रेंटल इनकम के लिए, उसको देखूँ, उसकी पुलिस वेरिफिकेशंस कराऊँ, उसको ये करूँ, उसको वो करूँ। 100 तो स्यापे हैं भाई, 100 स्यापे हैं। फिर किसी ऐसे बंदे को ना दे दूं जो कि इंतहाई मतलूब हो, वो जो 20-25 हज़ार किराए की गर्ज की खातर किसी और बड़े मसले में फंसा हुआ हो। सही बात है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें मेरी सजेशन अपने हमारे जो साथ और भी दोस्त हैं जो एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं हाई राइज में, मैंने उनसे भी बड़ी इस तरह की हमारी मीटिंग्स हुई। मैंने कहा यार हम इस कॉन्सेप्ट को आगे लाएं कि यार हम कस्टमर को आफ्टर पोजेशन इजी रखें, वो रिलैक्स हो हर तरह वो से, रिलैक्स हो कि यार मेरी चीज प्रॉपर्टी बन गई है, हाँ, और मुझे इस पे जो है ना सारी सर्विसेज भी मेरी सारी सर्विसेज भी हैं, मेरी प्रॉपर्टी भी मेंटेन है। सही कह रहे हैं। हमने कराची में जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किए ना जी हाई राइज पेरेटॉन कराची में, तो हमें पहले प्रोजेक्ट के बाद ना ये चीज़ फेस करने को मिली, ठीक है, कि एक नॉन फर्निश चीज़ आपने बेच दी है तो उसमें आप जो है पोजेशन दे देते हैं। पोजेशन लेने के बाद हर बंदे ने अपनी अपनी कीज़ ली अपने अपने यूनिट की और अपना काम स्टार्ट कर दिया। किसी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको रख लिया, किसी ने रेंट आउट कर दिया, तो पूरी बिल्डिंग का ना डेकोरम ही नहीं रहता। हाँ, वो खिचड़ी सी बन जाती है, वो एक खिचड़ी सी बन जाती है। जबकि डेवलपर जो हमने कराची में काम किए, हमने बड़ी जो है ना शौक़ के साथ चीज़ों को बनाया। मतलब कराची बैरिया में आप अगर देखें तो इस वक्त वहाँ पे 20-25 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स हैं, और कराची बैरिया आप एंटर हो तो आपको यही फील आती है कि जैसे आप दुबई शेख ज़ायद रोड पे जा रहे हैं। ओके।
लेकिन उन बिल्डिंग्स का जाहिर, अब इतने बड़े बड़े बुर्ज बन गए हैं वो, हाँ, उन बिल्डिंग्स का डेकोरम, उन बिल्डिंग्स को मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। देखें वो उतना ही मुश्किल है, उतना ही टफ है, उतना ही टफ है, सही कह रहे हैं। और हर इंडिविजुअल नहीं करेगा, हर यूनिट वाला नहीं करेगा। हर बंदे ने अपने अपार्टमेंट से, अपने यूनिट से सफाई करनी है, कूड़ा निकालना है, साइड पे लगा देना बाहर कॉरिडोर में, भाई कॉरिडोर भी तो उनका ही है, लेकिन वो हम नहीं सोचते। ठीक है, लेकिन ये रेहल साहब ये बताइएगा कि इसमें ऑडियंस कौन सी आ रही है अपार्टमेंट्स में? कुछ लोग मतलब होता है ना कि फैमिलीज आ रही हैं अब ज़्यादातर देखने में कि जो ले रही हों, या वही लौंडे लपाड़े हैं, या आप समझते हैं कि हॉस्टल वाले लोग ज़्यादा इसको प्रेफर कर रहे हैं, या जिनकी जॉब्स किसी दूसरे शहर से इधर लाहौर में आके जॉब्स कर रहे हैं? मतलब कौन सी ऑडियंस ज़्यादा अब इस अपार्टमेंट वाली साइड पे आ रही है, हाई रेज वाली साइड पे इन्वेस्ट कर रही है? थोड़ा सा ये भी बताइएगा सर। ये भी अल्टीमेट जो है ना आपके डेवलपर का डिसीजन है। वो तो ठीक है, आपके डेवलपर का डिसीजन, लेकिन कस्टमर का तो एक है ना कि कस्टमर कौन सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। कस्टमर देखें, कस्टमर को आपने अवेयर करना है। कस्टमर को, लाहौर एक ऐसा शहर है, लाहौर ऐसा शहर है कि मुल्तान एक बंदा बैठा है ना अपनी फैमिली को लेके, उसके बच्चे छोटे हैं, वो छोटी एज में ही ना उनका सोचेगा कि यार मेरी कोशिश होगी कि लाहौर में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना लूँ, कल को बच्चे बड़े होंगे ना लाहौर जाके पढ़ेंगे तो उनके रहने के लिए कोई चीज़ बन जाए। लाहौर को मल्टीपल सिटीज़ जो हैं टारगेट करते हैं। सही कह रहे हैं, इसलिए आज तक लाहौर की खपत ही पूरी नहीं हो सकी। वाकई ये तो फैक्ट है। लाहौर को आपने जो है फैलाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अब लाहौर कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है पिंडी तक जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप टच कर लें तो रायविंड को लाहौर टच कर गया। हाँ, अब रायविंड से आगे आपने कहाँ जाना है? तो वर्टिकल दौर है, अब लाहौर को उठाना पड़ेगा, अब बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, और कोई हल नहीं है। पहला जितना लिया था रायता वो फैल गया, और वो संभाला नहीं है, वो फैला ही हुआ है। वहाँ पे आप जाके देखें तो वो इस तरह का फैला हुआ है कि जिसमें भी हम स्टार्ट में ही डिस्कशन कर रहे थे कि लोगों के साथ स्कैम हो गए, लोगों की जमा पूंजियाँ जो हैं सारी ज़ाया हो गई, तो वो इसी तरह के कॉन्सेप्ट हैं। मिला जुला आपको रुझान मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, ये इतनी गाड़ियाँ कहाँ से ले लेते हैं आप लोग? बस गाड़ियाँ डेवलपर्स का बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं, वो पूरे डाले शाले फुल वीडियोस वगैरह में अक्सर। बस हमें भी वो बताया तो है आपको। यार ये बात आपकी अच्छी है रेल भाई, आप बड़े जो है ना मुखलिस हैं, आपको सारी चीज़ बताई तो है जी। इस पे जिस तरह पर्दा उठाया है, ये हर बंदा नहीं बात करता इस पे। 2025 में आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह 2025, अल्लाह ताला सबके लिए, आप तमाम लोगों के लिए भी, आपके लिए भी और हमारे लिए भी इसको खुशाइन करार दे। ये बताएं कि 2025 में रियल एस्टेट का क्या बूम देख रहे हैं? जो स्लम आया हुआ है 2021 के बाद से अब तक, 2025 में चीज़ें बदलेंगी? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मज़ीद ना हुई तो चीज़ें बहुत बदलेंगी। बूम आएगा, बूम आएगा। अब टाइम है, 2025 रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, यस, 2021 से बल्कि 20 मिड से ही हम फेस कर रहे हैं चीज़ों को। मैंने सुना है कि लोग गाड़ियों से छोटी गाड़ी पे आए थे, फिर छोटी गाड़ी से बाइक पे, और अब कई लोग साइकिल पे आ गए। सर 50 to 60% डेंट है इस मार्केट पे, 50 to 60% डेंट। जब कुछ बिकेगा नहीं, एंड यूजर ही नहीं, बायर ही नहीं, तो वो कितनी की जेब भर लेगा डेवलपर? कितना मतलब एक क्लाइंट भी पैनिक हो जाता है ना जी। लेकिन इसमें हमेशा प्रॉपर्टी का एक ही रूल है जी, प्रॉपर्टी असल में ना हमारी बदकिस्मती है कि हमने प्रॉपर्टी को ना, वो देखा होगा आपने बचपन में स्कूलों के बाहर एक सिलेंडर लेके बंदा खड़ा होता था और उसने बलून्स पकड़े होते थे। हाँ, ऐसे लगाता था और ऐसे ही भर के दे ही जाता था। प्रॉपर्टी को हमने बना दिया ये, और वो बैलून जो है वो जब फटता था तो ठा करता था, ऐसे ही है। तो प्रॉपर्टी करती ये है हमारे साथ, हमने कर ऐसा दिया इसको, हमने सिलेंडर बना के रख लिए हैं, एक बलून जी आर्टिफिशियल बूम बनाई जाए। क्लाइंट्स जब इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि यार मैंने कल रेट लिया था तो जी 2 लाख नीचे था, आज रेट लिया है मैंने 24 घंटे के अंदर 3 लाख ऊपर चला गया। बिल्कुल। तो हमने ये बलून बना के ना जी इस सेगमेंट को अब तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अब 2025 में इंशाल्लाह बफज़ल खुदा इंशाल्लाह हमारे मुल्क में बहुत सी बेहतरियाँ आएंगी इंशाल्लाह। प्रॉपर्टी इंडस्ट्री चलेगी। देखें, प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी सिर्फ
अकेली इंडस्ट्री नहीं ऐसे ही है, बहुत सी प्रॉपर्टी के industries साथ 35 इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी मुंसलिक हैं। सही कह रहे हैं। आपके सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, लेबर, वुड, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी इलेक्ट्रिकल सारा काम, सही कह रहे आपकी हैं। जितनी प्लम्बरिंग है सारा काम, फिनिशिंग सब, मतलब हर चीज आपके बहुत ज़्यादा रोजगार जो है वो जुड़े हुए हैं जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से। इट्स ट्रू सर। और हमने अगर इन सब घरों के चूल्हों को चलाना है तो हमें इसमें बेहतरी लानी पड़ेगी, हाँ, हमें इसमें पेशेंस लाने पड़ेंगे, पेशेंस लाने पड़ेंगे। हमें इसमें क्लाइंट को ये समझाना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म से निकले, लॉन्ग टर्म पे आए। सही। असल में आदत बन जाती है। देखिए ये आदत क्या है, ये ह्यूमन नेचर है। ये मैं भी करूंगा ऐसे, आप भी करेंगे ऐसे ही है। जब हमें शॉर्ट टर्म अच्छी अमाउंट बच रही है तो मैं कहूँगा मैं क्यों यार साल दो चीज़ को होल्ड करूँ। मैं भी वेट करिए रखूँ। प्रॉपर्टी में होल्डिंग पावर ही है, जिसकी होल्डिंग पावर अच्छी है वो कमा जाता है। वो कमा जाता है। और होल्डिंग पावर के बाद 3 ही रूल हैं इस फील्ड के, वो क्या क्या सर? जो हमारे मेंटोर ने हमें सिखाए हैं। वो बताएं ना, मैं भी थोड़ा सिखाएं। पहला रूल है जी लोकेशन। अच्छा। दूसरा रूल लोकेशन। और तीसरा रूल भी लोकेशन है। और तीसरा रूल भी लोकेशन। लोकेशन है। वाह, मैटर करती है तो लोकेशन। यस, यही। और दूसरा आपकी होल्डिंग पावर हो कि आप लेके रख सकें। अब आपकी अगर कैपेसिटी 5 लाख की है तो आप 5 लाख में ही खेलें। मरता हमेशा वो है जो कैपेसिटी 5 लाख की, 10 लाख की है, खेलता करोड़ों में। रिस्क ले लेता है। रिस्क लेता है। रिस्क लेना भी बुरी बात नहीं है जी, कई लोग रिस्क लेके बड़ा, लेकिन रिस्क भी कैलकुलेटेड लेना चाहिए कि वेंटिलेटर पे ना चले जाए डायरेक्ट। विदाउट कैलकुलेशन आप रिस्क कोई भी लेंगे वो तो आपको आउट करेगा। रोहिल साहब, ये भी बताइएगा कि ये आरओई स्कैम्स क्या हैं, और ये जो 8 से 10% रेंटल इनकम फिक्स्ड मिलेगी, बोर्ड्स देखें लगे हुए प्रमोशनल, इसकी क्या स्टोरी है? गारंटीड रेंटल इनकम। हाँ जी, गारंटीड रेंटल इनकम लगे हुए हैं हर जगह। आपने सही पॉइंट रेज किया है। ये कॉन्सेप्ट ये है, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जो डेवलपर देता है जी, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि डेवलपर ऑफर करता है जी हमें, आप लेट सपोज एक यूनिट आपने लिया है वो 1 करोड़ रुपए का। हाँ, आप 1 करोड़ लमसम हमें दे दें। उसका प्लान 3 साल का होता है, 4 साल का होता है। सही कह रहे हैं। आप हमें ये 1 करोड़ रुपया दे दें और हमसे डे 1 से 8%, 10%, 12%, 15% तक गारंटीड रेंटल एनुअली रेंटल मंथली इनकम, नहीं। मंथली नहीं, ठीक है, रेंटल इनकम जो है ना वो लेते रहें। ठीक है। अब हैं तो हमारे डेवलपर भाई, वो अल्लाह उनके लिए भी आसानियाँ फरमाए और अल्लाह सबको हिदायत दे। आमीन। देखें, आपने जब एक फ्लेक्सिबल प्लान दे दिया है कस्टमर को, तो रेंट तो आपने किसी चीज़ का तब देना है ना जब वो पोजेशन में आ जाएगी। सही हो गया। जब वो किसी टेनेंट को रेंट के लिए दी जाएगी। जी, आपने एक चीज़ हवा में ही रेंट पे भी दे दिया है, टेनेंट भी रख दिया है और उसको 8-10% देना भी शुरू कर दिया है, तो वो कहाँ से देते हैं ये 8-10%? बस वो आपके जूते आपके सर। पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। सर, ये बताइएगा मुझे कि ये बैंक्स ने भी पिछले दिनों बहुत वीडियोस देखी मैंने, और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में एक चीज़ रही टॉपिक, वो ये था कि बैंक 1 डिजिट करने लगा टैक्सेस वगैरह कुछ सब जो अमाउंट्स पड़ी हुई है लोगों की, उस पर क्या, उससे रियल स्टेट को किस तरह से फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, रियल स्टेट में जो, अगर मैं कहूँ जो डिप आया है ना 2020 से, वो डिप आने की मेन वजह भी यही थी कि बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिए थे। हाँ जी, 22-23% 22-23% तक आपको पता है सारा गया। फिर लोगों को ना इजी मनी की आदत हो गई कि जी करोड़ रुपया रखा है, 20-22 लाख रुपया एनुअली आ रहा है, ठीक है, किचन चल रहे हैं, घर के खर्चे चल रहे हैं। हाँ, हमें क्या ज़रूरत है जाके कोई चीज़ खरीदें या कोई इंडस्ट्री लगाएं या मेहनत करें या कोई प्रोडक्ट लेके मार्केट में बेचें। हाँ, वो बैंक क्यों खपें? थ्रू ही तो वो बैंकों में रखे लोगों ने। ये देखें, जो 2025 में मैंने आपने क्वेश्चन किया, मैंने आपको बताया ना कि जी बूम है प्रॉपर्टी में भी, आपकी इंडस्ट्री में भी, आपकी मईशत का पहिया चलने लगा है अब इंशाल्लाह। ये जो इंटरेस्ट रेट डाउन आया है, आपने स्टेट बैंक की शायद फिगर हो, कितने ट्रिलियन रुपीस जो है, 30 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो बैंकों में पड़े हैं। क्यों पड़े हैं? वो इसी वजह से पड़े हैं कि आपको इजी मनी बैंक देने लग गया था।
एक हैंडसम अमाउंट आपको मंथली आ जाती थी। आप लोगों का रोजमर्रा चल रहा था। फिर इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि लोगों को किसी भी चीज में इन्वेस्ट करते हुए खौफ आता था कि भाई मैं करूं या ना करूं। तो वो फिर इन्वेस्ट करने की बजाय इंस्टेबिलिटी को देखने की, उन्हें पता था कि यार ये हमारी अमाउंट महफूज है बैंक में पड़ी है और ऊपर से हमें ये भी प्रॉफिट भी आ रहा है, सुकून में बैठे हैं, चिल मार रहे हैं। तो इसी तरह लोगों ने जो है हर इंडस्ट्री को जो है ना डेंट दिया, सारा पैसा निकाला। ठीक है। जो काम करने वाले लोग थे वो चले गए बैरून मुल्क। ठीक है। उन्होंने वहां पे चीजें ली जो कि नहीं कर सकते थे, उन्होंने बैंकों में रख दिए। इजी वे उन्होंने लिया और जनाब उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। आप जो देखें गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा है। डाउन कर रही है इंटरेस्ट रेट को डे बाय डे, 1 डिजिट पे लेके आने का 1 डिजिट पे लेके आएंगे। सर कब तक आ जाएगा, अंदाजा है कोई रेलवे? सर इंशाल्लाह आपको Feb 25 के बाद, ठीक है, चीजें बहुत बेहतर नजर आएंगी। सही हो गया। Feb 25 में और इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले ही 2% और नीचे आया है, अब 13% पे आ गया। तो होपफुली ये सिंगल डिजिट हो जाएगा। ठीक हो गया। और होने के बाद ही आपकी मईशत का पहिया जो है ना चलना है। और सबसे बड़ा एक और अच्छा इक़दाम किया है स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने कि उन्होंने ना कॉक फिक्स कर दिया है। ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा अगर आपके अकाउंट में होगी तो फिर उसमें कटेंगे, उस पर भी चार्जेस उन्होंने लगा दिए। और ये बड़ा अच्छा, 1 अरब से ऊपर, तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है। लोग पैसा निकालें, नहीं आपने उसमें प्रॉपर्टी में लगाना, ना लगाएं यार, इंडस्ट्री लगाएं, ये जो भी कोई बिजनेस करना चाहता है करें, बिजनेस करें। सही हो गया। लोगों को रोजगार मिले, पहिया चले। आगे चलते हैं। यूथ जो इन्वेस्ट करना चाहती है रियल एस्टेट में, आना चाहती है इस इंडस्ट्री में, उनको क्या कहेंगे? मैंने बीबी ऑनर्स किया, फिर मैंने MBA भी किया, और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी थी मेरे पास, मैं जॉब भी कर सकता था। लेकिन जॉब करने के बाद जॉब में जो है ना आपकी ग्रोथ के जो रेशो है कंपैरेटिवली बिजनेस से बहुत कम है। ठीक है। और फिर हमारे मुल्क में उस लेवल का जॉब होल्डर को रिवार्ड भी नहीं है जितनी उसने मेहनत की होती है। तो मैं तो अपनी यूथ को, इवन मेरे जो बैचमेट्स थे, मैं तो उनको मोस्टली जिनको मैं खींच सकता था मैं खींच के अपनी रियल एस्टेट में लाया हूँ। रियल एस्टेट में आओ, मिलके काम और एक अच्छा जो है हैंडसम अमाउंट वो कमा रहे हैं आज। और अच्छी खासी वेल्थ बना के बैठे हैं माशाल्लाह। मतलब मेरे ऐसे कोलीग्स थे जो ब्रांच मैनेजर तक थे, उन्होंने एज ए ब्रांच मैनेजर छोड़ के रियल एस्टेट में हमें ज्वाइन किया। आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। वो आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी यूथ को, अपने भाइयों को यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि देखें, आपने जितनी क्रिएटिविटी करनी है आके फील्ड में करें। रोहिल भाई, जिस तरह आपने बताया कि सारी चीज़ें बेहतर होंगी 2025 में, और सारे मामला जिस तरह आपने बताए कि किस तरह से स्कैम्स होते हैं, किस किस चीज़ में इन्वेस्ट करने से लोगों को प्रॉफिट होगा, यूथ को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का ट्रस्ट आपने दोबारा किस तरह से डेवलप करना है। ऑब्वियसली वो एक ट्रस्ट बहुत बड़ा किरदार है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में उनका। तो अब ये बताएं कि आपके ख्याल में फिर ये स्लम ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है और फ्यूचर रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ब्राइट होते हुए नज़र आ रहा है? सर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ जो हमने मतलब इंटरेस्ट रेट की डिस्कस की, बैंक ने जो नया रूल निकाला है फिक्स्ड अमाउंट पे या अकाउंट्स में अमाउंट पे, ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट और स्टेट बैंक सेट कर रही है कि जो आपकी मईशत को चलाने में कामयाब होंगे। ठीक है। जब आपकी मईशत चल पड़ेगी ना, हमारे पाकिस्तान की मईशत जो रुकी हुई है, ये जो चल पड़ेगी, फिर इसमें हर इंडस्ट्री ही बूम पे होगी। वो चाहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री हो, वो चाहे कोई दूसरी इंडस्ट्रीज हो, सारी इंडस्ट्रीज आपकी बूम पे होंगी। सही। और सबसे मेन जो फैक्टर है ना जी, हमें बूम पे जाने से, हम बूम पे जाते हैं, लेकिन हमारी जो इंस्टेबिलिटीज़ है ना, पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिकल हो, वो चाहे इंटरनेशनल प्रेशर हो हम पे कोई, वो जब इंस्टेबिलिटीज आती हैं ना, तो हमारा बूम जो है ना वो रुकता नहीं है वहाँ पे, वो उसका ग्राफ फौरन नीचे आ जाता है। सही कह रहे हैं। हमारी स्टॉक मार्केट आपको असरअंदाज उसी दिन हो जाती है, उसी दिन नजर आती है। तो ओवरसीज जो है ना, वो अल्टीमेट जो है ना, फिर दोबारा से सोचता है कि नहीं यार, मैंने अपने मुल्क में ही इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। क्योंकि देखें, ओवरसीज जो भी है,
जो भी मेरा भाई बहन बाहर बैठे हैं, ऐसा ही है, कमा रहे हैं इस वक्त, भेज रहे हैं, अल्टीमेट उन्होंने आना तो पाकिस्तान मिट्टी ही तो है फिर ना जी, पाकिस्तान मिट्टी की है। पाकिस्तान की है ना क्या जी। बात है, बिल्कुल। एट द एंड उन्होंने 10 साल 20 साल 30 साल जितना मर्जी 50 साल भी रहने के बाद आना उन्होंने यही है, इसी मिट्टी में आना। तो सही कह रहे हैं। देखें, वो जितना मर्जी मेंटली सोच लें कि नहीं यार पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन दिल तो कहेगा ना नहीं यार पाकिस्तान ही करना है। ज़मीर तो बार बार ज़मीर हर तो अगले बराबर दिन करवाता है कि चलिए अपने मुल्क चलिए, और वो चाहते भी हैं भाई, चाहते भी हैं। उनको अगर इस तरह की जो हैं अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिले, जिस तरह से वो, ये नहीं है कि वहाँ पे वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो यहाँ से ज़्यादा वहाँ मेहनत करते हैं, वहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन वो क्यों करते हैं वहाँ पे? उनको रिवार्ड अच्छा मिलता है। उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हारून एस्टेट की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है। आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और अपने प्लॉट और अपने अपार्टमेंट की बुकिंग करवा सकते हैं। तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।